हेलो दोस्तों, ये आपका जो सेट नंबर 14 है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि 7 पुरुषों और 8 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 4 महिलाओं का समूह अलग अलग कितने प्रकार से आपका बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 मतलब 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं आपका, तो ये आपका आवर्त कहलाता है। और जो वर्ग किसे कहते हैं या समूह किसे कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है ना, खड़ा खड़ा रूप में, तो उसी को समूह बोला जाता है। नेक्स्ट आपकी पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं पालक और टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ा पर लगा जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। मौलिक अम्ल में सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल क्या होता है? सेब में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? विटामिन सी का स्रोत है और ये आंवला में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले सबसे छोटे कण को हम लोग परमाणु के नाम से जानते हैं। और बात करें परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किसी यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना सिद्धांत दिया था 1803 में। परमाणु को डाल्टन ने अविभाज्य माना था। आधुनिक परमाणु से स्पष्ट हो गया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु 3 मौलिक कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है जो नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका चूज द बेस्ट सफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बेलो। दिस इज कॉल्ड एन इरेसिस्ट टेम्पेशन। तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IBLE। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। लेट हिम डू इट। लेट हिम डू इसका मतलब होता है उसे ऐसा करना दो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पिताजी ने एक मकान बनवाया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फादर हैज़ बिल्ट ए हाउस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका चूज दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से गलत को पहचाना। तो आपका सी जो है वो गलत है। आगे नेक्स्ट है आपका कि एज ए स्ट्रेच मीन्स, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये यानी लगातार होता है। एज ए स्ट्रेच का मतलब लगातार होता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अश्रु गैस का नाम आपका क्लोरीन का यूज होता है। तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का बी आपका हो जाएगा। अब बात करें 11 में, तो आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन होता है। अमोनियम कार्बोनेट का सल्फोटिंग साल्ट कहते हैं। और अमोनिया गैस में अणुसूत्र NH3 होता है। इसका उपयोग मुख्यतः आइस फैक्ट्री तथा रेयान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा संवैधानिक सरकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक सरकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। भारत में राजतंत्र उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ। निरंकुश राजतंत्र में राजा की इच्छा सर्वोपरि होती है। फ्रांस के राजा लुईस 14वें का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। गणतंत्र राजतंत्र का मतलब गणतंत्र या गणराज्य का अर्थ होता है देश के संवैधानिक प्रमुख को जनता द्वारा चुना जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो आपको कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप में राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया। लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुनने का प्रावधान किया गया। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। पाकिस्तान देश बनने के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गया। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन में संसद को संबोधित करते हैं। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी कर सकते हैं और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये ऑप्शन ए जो है 8 गो, कोई बोला 8 गो आपका हड्डियां होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 2900 है और आपका कपाल में 8, फेसियल में माने फेस में चेहरा में आपका 14, कान में 6 गो। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है और सबसे बड़ी हड्डी है वो है आपका फीमर। नेक्स्ट है आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आड़े समय पर काम आने का मतलब है मुसीबत में सहायक होना। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबला कौन सा लिंग है? तो तबला जो है आपका पुलिंग है। तबला शब्द जो है पुलिंग होता है और तबला बाजा न कि तबला बजी। तो ये उदाहरण हम दिए, तो ये आपका पुलिंग है तबला बजा। और क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है? क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, यह उक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो यह उक्ति जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंत जी का। क्या हो जाएगा? पंत जी का यह उक्ति है कि क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है। यह कविता पंत जी के हैं। लेखक कहना चाहता है कि हमें इस धरती का उपकार मानना चाहिए, हमें इस धरती के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम, उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिनकर जी की। किसकी है? दिनकर जी की। समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम प्रस्तुत पंक्ति दिनकर जी की है। भारत के आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए याद दिलाना चाहता है कि भारत विषमताओं से भरा है फिर भी एकता है। नेक्स्ट है कि व्यर्थ में कौन सा समास है? तो व्यर्थ में आपका अवयवी भाव समास है। क्या है? अवयवी भाव समास है। बोल्ट आपका प्रश्न है कि बोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है। बोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकंड होता है। वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्व शक्ति होता है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जा सकता है। 21 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये आपका सही है, लेकिन 3 नंबर जो है ये आपका गलत है। तो वोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य होता है। वोल्ट एवं एम्पियर का जो गुणनफल है वो जूल प्रति सेकंड होता है और आपका वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब कितनी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 गुनी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यदि किसी विद्युत हीटर की कम शक्ति का अर्थ है उसके बीच कम विभव का होना और ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा उपयोग के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गेंद की गति विपरीत दिशा में होगा। कहाँ होगा? गेंद की गति विपरीत दिशा में होगा। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक तथा पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है ऋणात्मक होता है। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ऊपर जाकर छोड़ा जाए तो और उस पर किसी प्रकार का अन्य बल कार्य न करे तो वह सीधा पृथ्वी की ओर गिरता है और उसका वेग एक नियत क्रम से बढ़ता जाता है। या किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वस्तु आकर्षण बल का अनुभव करता है वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बल को किस में मापा जाता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन है स्प्रिंग तुला के प्रयोग से बल को मापा जाएगा। स्प्रिंग तुला आप देखते हैं ट्रक रोक जो ट्रक रोक का जो वजन नापा जाते हैं आप देखे होंगे कैसे नापते हैं। नीचे झाँकिएगा ना तो स्प्रिंग रहता है, जो बटखरावा जो मशीनवा रहता है उसके नीचे सब स्प्रिंग रहता है। आपका बात करें इसमें सामान्यतः स्प्रिंग तुला द्वारा भार को मापा जाता है। भार एक बल है। भार
यह बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने में लगता है। थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा ज्ञात की जाती है। पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान मापते हैं। कुछ भौगोलिक भौतिकी के यंत्र एवं अनुप्रयोग को देखेंगे, जैसे वान डी ग्राफ उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण है। वैक्यूम क्लीनर धूल साफ करने वाला उपकरण है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शकरारा की सांद्रता मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न आप, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे के नियम से। किसके नियम से? फैराडे के नियम से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली के आगे पीछे चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। मेटल डिटेक्टर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। और विद्युत अपघटन का नियम भी फैराडे ने दिया था। गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था। विद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम कूलॉम का नियम है। और कुछ प्रमुख भौतिक सिद्धांत हम उसके प्रस्तावक जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में देखेंगे कि जैसे में ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन ने दिया था, हाइगेंस। और प्रकाश की द्रवों में चाल फौकॉल्ट ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय प्रकृति मैक्सवेल ने दिया था। त्रिविमीय फोटोग्राफी डेनिस ग्रोवर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वायु में बागवान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से बागवान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कितना होगा? तो ये आपका बराबर होगा, बराबर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में दो वस्तुओं पर अवरोपित होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम एवं तृतीय गति नियम निहित है। न्यूटन का प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत देता है। नेक्स्ट है कि कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग आपका एक्स किरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 27 क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स किरण जो कुलिज नलिका है, कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। एक्स किरणों का तरंग जो है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है? तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। केपलर ने ग्रहों को खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की जो कक्षा की आकृति है वो दीर्घवृत्तीय होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्तीय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है और ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग जो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होते हैं। केपलर के द्वितीय ग्रह गति नियम में यह ग्रह का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। केपलर का ग्रह गति नियम उपग्रहों के लिए भी सत्य है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट तथा वरुण सबसे दूर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जूल का नियम। क्या हो जाएगा? जूल का नियम। और आपका कार्य कैसे मात्रक जूल होता है। अब विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अवरोध कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। और आपका यदि चालक के तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई के n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध n² गुणे पुराना प्रतिरोध हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि किसी कोयले की खाद्यान्न समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2, W3 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है W1 से बड़ा W2 और W2 बड़ा होना चाहिए W3 से। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 51 में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और समझौता का अनुपालन करने को कहा गया है। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 37 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद यह एक अधिनियम बन जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनुच्छेद 111 के तहत कर देता है तो वह विधेयक एक्ट बन जाता है। और आपका मंत्री द्वारा सदन में लाए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। संसद में मंत्री को छोड़कर संसद सदस्यों द्वारा लाए गए विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व 1937 में स्पेन के संविधान से लिया गया है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट आपकी 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक राजतंत्र। इसके बारे में बात कीजिए कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी और फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित किया गया था। उस समय फ्रांस में बुर्बो वंश के सम्राट लुई 16वें थे। नेपोलियन कोड नेपोलियन का सबसे बड़ी देन है और आतंक राज्य का संबंध फ्रांस क्रांति के बाद उत्पन्न हुआ था और नेपोलियन ने राजतंत्र पुनः स्थापित कर दिया 1804 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है, किसको रोकता है? 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, घेंघा रोग को। किसको? घेंघा रोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और घेंघा रोगी पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक हो सकते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है और अग्नाशय के लैंगरहांस से स्रावित इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग, चीनी रोग होता है जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी आपका सही है, लेनिन ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और इस क्रांति द्वारा समाजवाद सरकार की स्थापना रूस में हुआ था। लेनिन को रूस का राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। बोल्शेविक की क्रांति द्वारा मजदूरों का सरकार स्थापित हुआ। जॉर्ज लियोवो और केरेंस्की की सरकार की असफलता के कारण बोल्शेविक की क्रांति और अधिक बल मिला। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंकोरावाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंबोडिया में। कहाँ बनाया गया है? आपका कंबोडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकोरावाट का मंदिर विष्णु को समर्पित है और 12वीं शताब्दी में यहाँ के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से 1153 में अंकोरावाट के विशाल एवं विश्वविख्यात विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। मेकांग नदी के किनारे सिमरीप शहर में अवस्थित यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इसे प्राचीन काल में यशोधरपुर नाम से जाना जाता था। अंकोरावाट का अर्थ खमेर में मंदिरों का शहर होता है। इस मंदिर को मेरू पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर को कंबोडिया का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडा पर भी चिन्हित किया गया है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदूषित जल पीने आप भाली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। मतलब प्रदूषित जल पीने के बाद आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड है ना होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जिसे मादा एनोफिलीज संवहन करता है। मादा एनोफिलीज वाहक मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टाइफाइड साल्मोना टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। यह इस रोग के कारण आंत प्रभावित होता है। लोहे की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। इसके बाद हम लोग बात करें फ्लोरोसिस रोग जो होता है दांतों की दुर्बलता से संबंधित है। अस्थि तथा त्वचा कैंसर सकोरमा कैंसर है। अब सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल कैंसर रोग की औषधि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए द्वारा। डीएनए का द्विकंडलित संरचना मॉडल जेडी वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जीन डीएनए की इकाई है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। और भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है। चालू खाते तथा पूंजी खाते की कुल राशियों को जोड़कर भुगतान संतुलन के घाटे या अधिशेष का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में वर्णित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोपनिषद में। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। इसके रचयिता मुनि शैशम्पायन के शिष्य कंठ है जो यजुर्वेद के काठक शाखा के प्रवर्तक भी हैं। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी में।
और बात करें हम लोग कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। और कनिष्क का शासनकाल 78 एडी से 102 एडी तक माना जाता है। 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण किया था और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी और कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होती हैं? तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर है। प्रोटीन जीव द्रव्य मूत्रकों का निर्माण करता है। प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में 50 से 70% ऊर्जा की पूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के उपपचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। विटामिन शरीर के उपपचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। वसा खाद्य पदार्थों में स्वाद और आहारों को रुचिकर बनाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ अभियान के समय चोल राजा शासक कौन था? तो आपका राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ अभियान किया तथा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। राजेंद्र चोल के समय में चोल वंश का चरम अवस्था में पहुंच गया था। महमूद का भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद का सबसे सफल भारत पर आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटना था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें इसके बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि हुआ। यह कानून नवंबर 1994 से प्रभावी हुआ। भारत का समुद्री अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। नॉटिकल समुद्र की दूरी को मापने का एक यंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी देश का प्रादेशिक सागर उस देश के वेस्ट लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तारित है। प्रादेशिक समुद्र पर तटीय क्षेत्र देशों की संप्रभुता और न्यायाधिकार का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन लोकसभा सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्र अवसान कहलाता है। सत्र अवसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। एक सत्र के असामान्य एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि को अवकाश कहा जाता है। भारत में साधारण वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्वाक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है व्यापारिक पौने। क्या हो जाएगा? व्यापारिक पौने आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जहां, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। बी और सी आपका करेक्ट है कि सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि जो ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महासागरीय दाब से। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। महासागरीय जलधाराएं जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है। विषुवतीय रेखा से शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेश की ओर बहने वाली जलधाराएं गर्म होती है। ध्रुवीय प्रदेश से विषुवतीय प्रदेश की ओर बहने वाली जलधाराएं ठंडी होती हैं। तो ये कैसी गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है? महासागरीय दाब से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे हैं। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करते हैं जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी द्वारा निर्धारित किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 52.5 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बढ़ती है? तो आपका ये हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन हो जाएगा? ताप्ती नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी रिफ्ट घाटी से होकर नहीं बनती है। और आपका नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पूर्णा नदी ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में जो अपना जल गिराती हैं।
मृत सागर डेड सी को मृत सागर किस लिए कहा जाता है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कोई जलीय जीवन सही नहीं है, माने इसमें कोई जलीय जीवन है ही नहीं, इसलिए इसको डेड सी के नाम से जानते हैं। और ये साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। समुद्र की लवणता नदी जल से अधिक होती है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% थी। और दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखाएं ध्रुवों के बीच लवणता में कमी आती है। महासागर के जल में घुले ठोस लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। महासागरीय लवणता का औसत 35% तथा 37% के बीच होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर। क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर आपका करेक्ट आंसर है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी में मई जून और अक्टूबर नवंबर माह में चक्रवात मुख्यतः आते हैं। और आपका चक्रवात से समुद्र तटीय क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पतियों को बहुत क्षति पहुंचता है। भारत में सर्वाधिक भूस्खलन और भारत में सर्वाधिक उत्तराखंड में होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जनता को बेहतर जीवन स्थितियों से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक सेवा संघ मुंबई। सामाजिक सेवा संघ मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था बम्बई में, और इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कानपुर में सत्य भगत के अध्यक्षता में हुआ था। शशि पद बनर्जी द्वारा श्रमिक क्लब की स्थापना किया। उन्होंने भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए आपका सही है। रबी फसल का कहते हैं रबी फसल। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी फसल के जो उदाहरण है वो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि है। खरीफ फसल आपका जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में आपका काट ली जाती हैं। और आपका इसके उदाहरण है गन्ना, ज्वार, धान। नेक्स्ट है कि रबी फसल को शरदकालीन फसल भी आपको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो आपका है पीसी कल्चर क्या है? ये पद देखिए, पीसी कल्चर क्या है? तो ये आपका मत्स्य पालन की एक कला होता है पीसी कल्चर। कुछ अन्य है जैसे मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। रेशम कीड़े के पालन को हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं। अंगूर के उत्पादन को हम लोग विटी कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, किसी देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है? तो होरा जो है ना, ये आपका इजराइल का है। किसका है लोक नृत्य? तो इजराइल का आपका लोक पारंपरिक नृत्य का नाम है इजराइल के। और बात करें कुछ देश के जिसमें और हम बात कर लें तो इजराइल के नृत्य बैले बालरोम, स्पेन के बोलेरो, अच्छा बोलेरो में नाचेगी, स्पेन का बोलेरो, फंडानामो और फ्लेमेंको, अर्जेंटीना के टैगो, ब्राज़ील के सांबा, संयुक्त राज्य अमेरिका के फाइस स्ट्राट, स्क्वायर डांस। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 प्रश्न का आंसर का हमारा इजराइल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1972 में। और टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में आया था। बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति कार्यान्वित की गई, जो 1988 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया। वायु अधिनियम 1981 में लाया गया था और जल 1974 में लाया गया था। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हमारा था? 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज बहुत जम्हाई आ रहा है इसीलिए वीडियो रुक जा रहा है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया गया है। इस गान के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? मतलब जनगण मन जो आपका राष्ट्रगान है इसमें पूछ रहा है कितने पद अंगीकार किए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल पहला पद आपका अंगीकार किया गया है।
और आपका राष्ट्रगान को संसद सत्र की शुरुआत में गायन किया जाता है और 17 स्थान पर राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है। जन गण मन को सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था और राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है और संक्षिप्त में इसे 20 सेकंड में लगता है। इस गान में 13 पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या नाम क्या है? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम जिसको बोलते हैं। तो इस प्रश्न के क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, आवर्ती मॉड्यूलन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसके जो आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरदर्शन प्रसारण में दृश्य संकेतों के प्रेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक आयाम मॉड्यूलेशन है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है Na2H2O3 10H2O और इसे हाइपो भी कहते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। कागज में फोटोग्राफी का आविष्कार W. फॉक्स टालबोट ने किया था। धातु में फोटोग्राफी का आविष्कार J. निप्सन ने किया था। डेनिस गेवर ने त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। निम्नलिखित हार्मोन, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन होता है? तो आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन में होता है। किस में होता है? थायरॉक्सिन में आपका आयोडीन होता है। और इंसुलिन के कम श्रवण पर मधुमेह तथा अधिक श्रवण पर आपको हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन की अधिक श्रवण से टॉक्सिक ग्वाइटर या एक्सोथैलेसीमिया रोग हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से स्रावित होता है। यह लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। एड्रीनलिन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्रोध, भय एवं खतरे के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6 भाषाओं को भारतीय जो शास्त्रीय भाषा है उसका दर्जा आपको मिला है। बात करें हम कि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाओं को बनाने का फैसला किया था तथा वर्ष 2006 में इसने शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा देने का मापदंड तय किया था। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का मापदंड जो है वो हम बता रहे हैं कि यदि कोई भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुराने हो तथा इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो तो प्राचीन साहित्य ग्रंथ राशि द्वारा जिसे वक्ताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी बेशकीमती माने। और हम कुछ भाषा शास्त्रीय भाषा बोल रहे हैं और उसके कुछ घोषणा वर्ष के बारे में बता रहे हैं। जैसे तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि राज्य के, यहाँ पर देखिए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान में प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई है। संसद को राज्य के विधान परिषद के सृजन के लिए कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 169 के तहत। राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक 64 का। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात तथा दीवाने बंदगान की स्थापना किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना देने की नींव रखी थी। और आपका औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उन्हें जिंदा पीर और शाह दरवेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय को दीर्घकालीन नीति अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग के तहत ये आता है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेतन में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है। भारतीय संविधान के दूसरे अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन भत्ते आदि का उल्लेख पदधारकों में शामिल है। राष्ट्रपति जिसमें राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभापति, आपका उपसभापति है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा। इतना ही बस। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ की गए थे और शहरी विकास के लिए 100 रोजगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था, जिसमें रोजगार हेतु सब्सिडी तथा बैंक ऋण की व्यवस्था करना था। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से लागू हुआ था, जिसका नाम बदलकर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा सी, शुम्पीटर। तो नव परिवर्तन के कारण जो लाभ प्राप्त होते हैं वे अस्थायी प्रकृति के होते हैं। नव परिवर्तन से शुम्पीटर का अभिप्राय किसी ऐसे परिवर्तन से जिसके फलस्वरूप उसकी आय में वृद्धि आए। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार नवीन परिवर्तनों के कई स्वरूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नवीन किस्म की मशीनों का प्रयोग करना, कारखाना के आकार में वृद्धि करना, वस्तु की श्रेणी या गुणवत्ता में परिवर्तन करना इत्यादि। नेक्स्ट है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। और बात करें हम लोग कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम जो हार गया का मौर्य गया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। तालीकोटा युद्ध को ही राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा युद्ध की राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ पर हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। कहाँ होता है, कोलकाता में। स्वराज्य शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन 22वां था और 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी के बीमार होने के कारण अध्यक्षीय भाषण फिरोज शाह मेहता ने पढ़ा था। स्वदेशी आंदोलन का इस अधिवेशन में समर्थन किया गया था और दादा भाई नौरोजी 1986 के कलकत्ता अधिवेशन में 1993 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो 1986 में 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय आय के सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े एनएसओ द्वारा जारी होता है और भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया था। तो आपका यूएसए। क्या हो जाएगा, यूएसए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें 72 नंबर में कि सरकारी बजटों के जीरो बेस बजट, तो देखिए यूएसए का सरकार जो कुछ भी कर सकता है, तो यूएसए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम सर्वप्रथम 1979 में जिम कार्टर द्वारा जीरो बेस बजट को अपनाया गया था। उसके बाद हम बात करें कि भारतीय बजट को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। भारत में जीरो बेस बजट सर्वप्रथम 1983 से 84 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में लागू किया गया था। शून्य पर आधारित बजट 1987-88 के बजट में कई विभागों ने स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय योजना। क्या हो जाएगा, तृतीय योजना आपका करेक्ट है। तृतीय योजना आपका करेक्ट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना करता था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रगति करना था।
और अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मंडल ने एशियन ड्रामा पुस्तक में किया था। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्षों तक नहीं चली, सिर्फ 4 वर्ष तक चली, वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्लैया कमेटी। क्या हो जाएगा? चिल्लैया कमेटी। राजा जी चिल्लैया समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सेवाओं, सामान्य बीमा, स्टॉक ब्रोकर एवं टेलीफोन सेवा पर 5% की दर से सेवा लगाया गया है। और आपका वित्तीय वर्ष 1996-97 के बजट में पोजिंग, कुरियर तथा विज्ञापन सेवा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है तथा इसके बाद से लगभग प्रत्येक वर्ष और सेवाओं को इस कर के अधीन लाया जाएगा। सेवा एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के एवज में लगाए जाते हैं और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेवा कर लगाने एवं वसूलने संबंधित नीति तैयार करते हैं। सेवा कर को अब जीएसटी में सम्मिलित कर दिए गए हैं। नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार केलकर कमेटी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण और भूरे लाल कमेटी मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। भूरे लाल कमेटी जो है किससे संबंधित है आपका? तो वो बता रहे हैं कि मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से केलकर कमेटी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आपका परती छोड़ दिए जो जमीन, यही आपका ऑप्शन सही है। परती छोड़ना मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। वन लगाकर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जल अपरदन तथा वायु अपरदन महत्वपूर्ण मृदा अपरदन का कारक हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के लिए सबसे अधिक उपयोगी है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम है। लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिसके सिर पर चंद्रमा हो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आपका करेक्ट है, जिसके सर पर चंद्रमा हो। नेक्स्ट है कि तथैव, यथैव, तथैव, सदैव में कौन सी संधि है? तो आपका कौन सा दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पर बात दीर्घ कहाँ से, वृद्धि हो जाएगा, करेक्ट आंसर वृद्धि हो जाएगा। जैसे में यथैव हो गया, तथैव हो गया, सदैव हो गया, इस जहाँ भी ये सब आ जाए वर्ड ना होता आप समझिए कि वो वृद्धि संधि है। इसके बारे में बात करें कि आ के बाद ए आ जाए तो उसे वृद्धि संधि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संकीर्ण का विलोम बताना है। संकीर्ण का विलोम आपका क्या होता है? तो 78 क्या हो जाएगा, डी आपका जो संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है पतला, छोटा, इसका विलोम विस्तीर्ण सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्राइसेम में कार्यक्रम है तो ये आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम का मतलब ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना को 15 अगस्त 1979 में लॉन्च किया गया था। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु कुशल बनाना है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं में 18 से 35 वर्ष की आयु में बेरोजगारी की समस्या का निदान करना था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितने होती हैं ये बताना है। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूटेरियम में जो होता है एक होता है न्यूट्रॉन। और बात करें हम लोग हाइड्रोजन को उस समस्थानिक को जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है और जिसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन उपस्थित है उसे ड्यूटेरियम नाम दिया गया था। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग सूचक के तौर पर किया जाता है। भारी जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी फिजी में भी और पापुआ न्यू गिनी में भी। तो मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को फिजी एवं पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से तथा पापुआ गिनी ने द ग्रैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। फिजी के प्रधानमंत्री सात्विनी राबुका ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन मोहम्मद शमी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शमी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की टीम से आईपीएल खेल रहे थे और राशिद खान गुजरात टाइटंस ने आईपीएल सीजन 2023 में 27 विकेट ले लिया था राशिद खान ने। नेक्स्ट है कि
दूध उदाहरण है एक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमल्सन का, इमल्सन जिसको पायस बोलते हैं। इमल्सन द्रव में द्रव का परिक्षेपण होता है सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। वास्तविक विलयन में विलय के कणों का त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। और लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस तथा सफेद फास्फोरस पी के अपर रूप हैं। अंधेरे में चमकने के कारण से फास्फोरस नाम दिया गया था। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे में फास्फोरस पाया जाता है तथा जंतुओं के अस्थियों एवं दांतों में यह कैल्शियम फास्फेट एवं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। सफेद फास्फोरस के बाउल में जो होता है वो स्वतः जल जाता है। श्वेत फास्फोरस को हम लोग पीला फास्फोरस भी कहते हैं और ये बायु में इसको रख देंगे तो स्वतः जल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इसलिए फास्फोरस को हम लोग किस में लाते हैं? ठंडे जल में। नेक्स्ट आपकी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्पणा बालामुरली। अर्पणा बालमुरली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सोरारायपट्टू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अजय देवगन जो है वह तान्हाजी द अनसन वॉरियर और दक्षिण अभिनेता सूर्या सोरारायपट्टू को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं? तो 86 का आपका डी हो जाए सुजय लाल थाउसेन। सुजय लाल थाउसेन जो है आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई हैं जो कि 2014 में कैलाश सतहती के साथ संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और पुस्तक वी आर डिस्प्लेड के लेखक जो हैं आपका मलाला यूसुफजई हैं, लेखिका है। नेक्स्ट है प्रश्न, किसी कार्य के एक भाग को 6 दिनों में और उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों काम साथ करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी क्या 10 से 7 और 72/7 निकाल लीजिएगा, आप आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक आयताकार लॉन 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 264 स्क्वायर मीटर। 264 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 14 सेंटीमीटर लंबे 4 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को जिसकी लंबाई के परतक घुमाया जाता है। अच्छा, लंबाई के परतक घुमाएंगे ना, इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन ज्ञात करना है। तो आप लंबाई के परतक घुमाएंगे तो जानते हैं परिधि का मान 14 आ जाएगा। 2πr का मान 14, इससे आप r का मान निकाल लीजिएगा। हाइट जो है 4 सेंटीमीटर अब बन जाएगा। तो अब आप आयतन निकाल ही सकते हैं। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का ए हो जाएगा 62.36। नेक्स्ट है आपका मौसम ज्ञात करना है 91 नंबर का। तो 91 का ए आ जाएगा आपका 141 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 दो परिमेय संख्या का योग इतना है। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो दोनों मान लीजिए पहली संख्या 1 से दूसरी संख्या इतना दी है, दोनों को जोड़ दीजिए तो बराबर -7 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 92 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक 10 सेंटीमीटर तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। आप एक फॉर्मूला याद कीजिए 4a² बराबर d1a² प्लस d2 का स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हैं। तो आपका जो 4√6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√6, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट आपकी, यदि tan a प्लस कोट a बराबर 2 तो tan a स्क्वायर a प्लस कोट a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इस 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका समीकरण है, इसको हल कीजिए। 95 का क्या हो जाएगा? 95 का आपका डी नंबर हो जाएगा a+1 और -a+2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 97, देखिए 96 या 97 आपका करेक्ट वर्ड को चुनना है। तो 96 का करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। 96 का सी हो जाएगा कमिंग। क्या हो जाएगा? कमिंग। द कमिंग एज मूवी आर क्वाइट पॉपुलर। और 97 का हो जाएगा आपका डी। 97 का क्या हो जाएगा? डी परमानेंट। तो द लव विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट, वो टेम्प्रोरी होता है शायद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम दिस सेंटेंस गिवन बिलो। तो बिलो मैंने नीचे दिए गए सेंटेंस को जो है किस में बदलना है? एक्टिव में। तो बाय होम वाज द किल्ड
बाई होम वाज द लाइन किल्ड, इसको बताना है तो 98 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्टिव हो जाएगा ऑप्शन ए, हु किल्ड द लाइन, हु किल्ड द लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। शी सेड टू मी ट्राई लक एल्सवेयर, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सी एडवाइज मी टू ट्राई टू लक्स इल्स, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और वाक्य में सलाह दी जाए, इसी कारण सेड के जगह एडवाइस में बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द बेस्ट प्रफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बेलो। द ड्रग रिमेंड इफेक्टिव, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन इफेक्टिव, क्या हो जाएगा, इन इफेक्टिव आपका करेक्ट हो जाएगा, इन ऑप्शन सही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय।